रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 201 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दूसरा यूनिट है यानी यूनिट 2 है और जिसका नाम है अर्धसंघीय व्यवस्था या अर्धसंघात्मक व्यवस्था। ये डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथ ही आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो उसके लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो इसको शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। तो इस रिपोर्ट को 1956 में लागू किया गया था। डेट याद नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन डेट याद कर लें, क्या पता डेट वाइज ही कुछ पूछ ले, 56 का 2 ऑप्शन दे दे। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी रिपोर्ट को 1956 में लागू किया गया था। 8 यूनिट में से ये दूसरा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 8वें यूनिट का वीडियो आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है। तो ये 3 सूचियां हैं, इनका नाम जो है वो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जानते हैं केंद्र सूची को संघ सूची भी कहते हैं। केंद्र सूची में जो भी विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है। तो जो कानून व सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो है राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय नहीं है। केंद्र सूची में मुख्यतः रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग और रक्षा आते हैं। देखिए रक्षा यानी डिफेंस और सुरक्षा सिक्योरिटी में अंतर है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व सुरक्षा राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा जो है वो केंद्र सूची का विषय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं। जैसे अगर वो रूरल एरिया में है, ग्रामीण में है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं या ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। और यदि वो शहर में है तो उनको नगर पालिका या नगर निगम कहा जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका में भी कौन, हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करती है। जो भी केंद्र और राज्य के बीच यदि कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करती है। भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ओल्ड क्वेश्चन है। पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसका अपना संविधान था, लेकिन अब ये स्थिति 2019 के बाद जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी गवर्नमेंट में इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसको प्रॉपर जो है स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। अब इनका कोई अलग संविधान नहीं होगा, ना ही अब इन्हें कोई विशेष दर्जा प्राप्त है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन है एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है क्या कहलाती है। तो देखिए जब एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां मिलकर कोई सरकार बनाएंगी तो उसको ही कहते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन जो है आपके सिलेबस का भी पार्ट है। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो लगभग 40% लोग भारत में क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। 11वां क्वेश्चन है नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है। ये क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लगभग कितने का चुनाव होता है, फैक्चुअल है। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो महाराष्ट्र की पार्टी है, ध्यान रखेंगे। संघ शासन शब्द को फोएडस से लिया गया है, यह किस भाषा का शब्द है। तो फोएडस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। संघ शासन कितने रूपों में निर्मित होता है। तो संघ शासन देखिए 2 रूपों में निर्मित होता है। इसमें जो है 2 रूप इसके होते हैं, 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र में सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकारें होती हैं। 15वां क्वेश्चन है विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश कौन सा है। तो अमेरिका जो है प्राचीनतम संघीय व्यवस्था वाला देश माना जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किसका है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट लगभग सभी हैं, फिर भी जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते जाऊंगी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि 450 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन अनुसूचियां 12 ही हैं। भारतीय संविधान में 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग हैं।
24 नहीं है, डी सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुसूची के अंतर्गत केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। तो देखिए ये 7वीं अनुसूची है जिसमें क्या किया गया है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो सूचियां हैं उनका वर्णन है। 3 अनुसूचियां बताई गई हैं, केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये सारी बातें कहाँ कही गई हैं, 7वीं अनुसूची में। टोटल 12 अनुसूचियां हैं और 7वीं में केंद्र राज्य दोनों से संबंधित सूचियाँ निहित है, या दोनों से संबंधित शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान 7वीं अनुसूची में है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। किस राज्य का अपना पृथक संविधान है? देखिए पहले जम्मू कश्मीर का था, अब नहीं है। क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको लगाएंगे, अब वैसे अब पूछना नहीं चाहिए, पास्ट का हो गया ये। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि के.सी. बियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? तो अर्धसंघीय कहा है, अल्पसंघीय नहीं, अर्धसंघीय। और ये चैप्टर ही है अर्धसंघात्मक व्यवस्था, तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान को किसने अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहा, अर्धसंघीय संविधान कहा? तो के.सी. बियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्रों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं? तो देखिए 51 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में बात करता है। 74 जो है राष्ट्रपति कहता है कि एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को परामर्श देगा। तो 74 और 75 ये दोनों में से कोई भी संसद से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 88 भी नहीं है और अनुच्छेद 352 यानी 352 आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो इसमें लगभग क्या, इसमें कोई भी जो है सही आंसर नहीं है, सही विकल्प ही नहीं दिया गया है। हालांकि संसदीय व्यवस्था, ये कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था वो होती है जहां सरकार अपने कार्यों के लिए क्या हो, संसद के प्रति उत्तरदायी हो। तो यहाँ मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात हो रही है, ये लोग जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यहाँ संसद की कोई बात नहीं हो रही है, तो इसलिए आंसर इसमें से कोई भी सही नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया गया था? देखिए ये सही आंसर हो जाएगा 42, जो 42वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा ये किया गया कि राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानना क्या था, अनिवार्य था या बाध्यकारी था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि वो बात दोबारा उन तक पहुंचती है तब उनको उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। तो यानी यहाँ भी बाध्यकारी है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, लेकिन उनके पास एक पुनर्विचार की शक्ति है कि वो उसे वापस भेजते हैं कि आप इस बात पर पुनर्विचार कीजिए। तो इस प्रकार दोनों ही संशोधनों में ये बात की गई है, कही गई है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो सही आंसर इसमें ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राज्य का मुखिया कौन होता है? तो आनुवंशिक होता है, वहाँ पे राज्य का मुखिया होता है सम्राट राजा, जो आनुवंशिक रूप से राजा का बेटा ही राजा बनता है। किस देश में कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट नामक एक अनोखी व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था ब्रिटेन में होती है। एक प्रकार से ये समानांतर सरकार के तरीके से काम करती है। यदि सरकार जो है गिर जाए या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए आपात स्थिति में, तो इसे जो है अपनी सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। तो ये छाया कैबिनेट की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन में है। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत किस फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक ने प्रतिपादित किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने। सही आंसर हो जाएगा बी। संघ शब्द किस भाषा का है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लैटिन भाषा का शब्द है। फोएडस आपने देखा पिछले क्वेश्चन में भी। संघ शब्द का क्या अर्थ है? तो संधि और समझौता, संघ दोनों ही क्या है इसका अर्थ माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, संघों की इकाई को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि राज्य। इसी प्रकार ये कनोट नहीं, ये कैंटेन से किस देश के संघ को पुकारा जाता है? संघ को नहीं, वहाँ की इकाई को पूछ रहा है। कह रहा है कि संघ की इकाई को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है, जैसे राज्य। जैसे भारत एक संघ है, यहाँ पे जो है इनकी इकाइयों को क्या माना जाता है? राज्य कहा जाता है। उसी प्रकार जो कैंटेन किसको कहा जाता है? उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में जो राज्य हैं उनको कैंटेन कहा जाता है। ये कनोट नहीं है, कैंटेन है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना राज्यसभा द्वारा किस अनुच्छेद द्वारा स्थापित की जाती है? अनुच्छेद 312। राज्यसभा का विशेषाधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने की पहल करती है राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट
है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजमन्नार समिति जो है इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इन्होंने अपनी ढेर सारी रिकमेंडेशन दी थी। सही आंसर हो जाएगा ये। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण संघात्मक व्यवस्था का नहीं है? संघात्मक व्यवस्था का लक्षण क्या नहीं है? दोहरी सरकार होती है, लिखित संविधान जरूरी है, द्विसदनीय सरकार ये भी जरूरी है, इकहरी नागरिकता जो है ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अब आप कंफ्यूज ना हो कि भारत में संघात्मक व्यवस्था या फिर एकहरी नागरिकता क्यों है, क्योंकि भारत में देखिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक दोनों के तत्वों को शामिल किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है और कई बार इसे अर्धसंघीय कहा जाता है, जैसा कि केसी बियर ने भी कहा है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय शासन की विशेषता है? इसके तहत 2 स्तर की सरकार होती है, सही है, केंद्र और राज्य सरकार। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, सही है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार होती है जो प्रांतों के मामले देखती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है संघीय शासन के बारे में सही है। देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्टिव भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ इसके अधीन होकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। उपरोक्त सभी क्या हैं एकात्मक शासन के बारे में सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका। तो श्रीलंका में देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, भारत का पड़ोसी है। देखते हैं कि दक्षिण भारत में ये आपको दिखेगा मैप में छोटा सा, तो वहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। ध्यान रखेंगे राजभाषा यानी राजकीय कामकाज की भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है, तो हिंदी एक तरह से राजभाषा है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। और आपने देखा कि लगभग 40% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों के कानून में टकराव हो तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया, इसमें टकराव हुआ, तो केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में क्या है, पूर्ण संघात्मक व्यवस्था नहीं है, एकात्मकता के तत्व पाए जाते हैं, यानी शक्तियों का एक तरीके से केंद्रीकरण किया गया है, केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका जो आशय है शीत युद्ध से है। पूरब जो है कहा जाता था, जो यूएसएसआर की जो टीम थी कह सकते हैं, रसिया की, जो उसके गठबंधन में थे, जो समर्थन थे वो पूर्व के माने जाते थे, और जो पश्चिम है वो उस अमेरिका का जो गुट था, जो दल था, उसको पश्चिम माना जाता था। और अमेरिका और रसिया में शीत युद्ध चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं है? तो देखिए मार्शल टीटो थे, पंडित नेहरू थे और कर्नल नासिर थे, ये दोनों ही नहीं थे। तो इसमें आंसर 2 विकल्प है। पूछ रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक जो है कौन नहीं थे? तो सुकर्णो भी नहीं थे और आज़ाद भी नहीं थे। 3 लोगों ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू और कर्नल नासिर। 43 नंबर क्वेश्चन है, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन था? तो अमेरिका था, क्योंकि ये जो है साम्यवाद को रोकने के लिए, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, रसिया को रोकने के लिए इसने सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का निर्माण किया। 44 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, सबसे बड़ा पूंजीवादी देश ही ये। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की लड़ाई चल रही थी। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1944 में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसको कहते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ जो है चर्चिल के फुलटन भाषण से हुआ। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और ये अमेरिका के जो है फुलटन नामक स्थान पर इन्होंने रसिया के विरुद्ध बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया। अमेरिका तो पहले से ही रसिया के विरोध में था, तो वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? 25। वर्तमान में 125 से अधिक मेंबर हैं इसके।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा है कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है, यानी भारत में एक दल तो है नहीं, ना ही दो दल हैं, बहुत सारे दल हैं, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था है। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम बुक है तो आप पढ़ लेते हैं, तो आप पढ़ लेते हैं तो कितना आप उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, कितना याद होता है? सुनते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं तो अधिक याद रहता है और अधिक समय तक याद रहता है। तो आई होप सो कि ये आपको हेल्प करता है। बाकी आप जो है देखें कि आपको किस में आप कंफर्टेबल हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र का संचालन जो है असंभव है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है ये जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं, सही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं भी होती हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। उपरोक्त सभी कथन क्या हैं भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था के बारे में? सही हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्रदान की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का यदि दर्जा प्राप्त है तो उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी की जो है मान्यता दी जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग ही जो है उन्हें चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है, उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, EIMIM का नेता कौन है? तो वो वैसे हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं अपने बातों की वजह से, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इनको। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से किसने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और यही वो समय है जब चूंकि मतदाताओं की संख्या बढ़ी तो कार्यभार बढ़ा, तो इसी समय जो हमारा चुनाव आयोग है जो पहले एक सदस्यीय था उसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, कांसी राम जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कुल कितनी है? तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 7 नहीं हैं, और इसमें से 6 हैं। एक तो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है और बीजेपी है, इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा बसपा है, इसके अलावा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, CPIM है, और एक और है कोई, हो गया आपका नाम भी आपको देखिए ध्यान में रहना चाहिए। 6 ही पार्टी हैं। नेशनल पार्टी जो देखा जाए तो बीजेपी है, कांग्रेस है, CPIM है, बसपा है और आम आदमी पार्टी है, कौन मिस हो रहा है, और NPP है, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो टोटल 6 हैं वर्तमान में जो नेशनल पार्टीज हैं। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर कह रहा है कि कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो देखिए अकाली दल जो है वो एक क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस आपने देखा क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा यानी BJP राष्ट्रीय पार्टी है। भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है वो क्या है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो अकाली दल क्या है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो दलीय व्यवस्था देखिए राजनीति से संबंधित है, तो राजनीतिक व्यवस्था का ही अंग है। आसान क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का जन्म हुआ? तो देखिए जो साम्यवादी दल है CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, 1925 में। 1964 में इनका विभाजन हुआ और 2 पार्टियां बन गई, एक तो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरा CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। और ये जो है इस नेशनल पार्टी है भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, इनका विभाजन जो है भारतीय साम्यवादी दल का 1964 में हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा जो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो 6 नेशनल पार्टी हैं उन 6 के चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार आप गूगल से देख लेंगे।
आपकी नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो देखिए, लोकसभा सीटों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, और यूपी के बाद से आपका पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है आई थिंक। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं सबसे अधिक सीटें तो यूपी भी नहीं है, महाराष्ट्र का भी नाम नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यही है पश्चिम बंगाल, तो सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। यूपी में 80 हैं, ध्यान रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य में संसदीय क्षेत्र है, यानी संसदीय क्षेत्र का मतलब कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं पश्चिम बंगाल से, तो 42 हैं, सही आंसर हो जाएगा ये। किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80 हैं लोकसभा सीटें। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा है। भारतीय चुनाव आयोग क्या करती है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है, उनका पंजीकरण करती है, उनको चुनाव चिन्ह जो है वितरित करती है। ये सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1980 में हुई थी, सही आंसर हो जाएगा ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनता दल किस राज्य की पार्टी है? तो ये बिहार की पार्टी है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, अभी हमने देखा। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसका विभाजन कब हुआ था? 1964 में हुआ था, और दो पार्टियां बन गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 69 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था? तो केरल में किया गया था। देखिए, ईवीएम का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ध्यान रखेंगे। ईवीएम का पहली बार उपयोग कब किया गया? 1982 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कौन थे? सोनिया गांधी जी थे। निम्नलिखित में से कौन राइट टू रिकॉल से सशक्त होता है नागरिक? राइट टू रिकॉल का मतलब कि वापस बुलाने का अधिकार। जिस नेता को आपने चुन के भेजा है, यदि वो काम अच्छा नहीं करते हैं तो आप उनको वापस बुला सकते हैं। 74 अनुच्छेद के तहत दिया गया था, यानी वर्तमान में ये दर्जा समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर की गई। 76 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1953 में जो है केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया। अर्धसंघवाद व्यवस्था का क्या लाभ है? तो इसे राष्ट्रीय एकीकरण, सहयोग एवं समन्वय, राष्ट्रीय एकता, उपरोक्त सभी। और यही कारण है कि भारत को में अर्धसंघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और जो है एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। 78 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है? तो देखिए, इसमें कमजोर सरकार बनती है, अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, सभी पार्टियों को मनाना पड़ता है, एकजुट करना पड़ता है। इससे राष्ट्रीय एकता को भी हानि पहुंचती है, क्योंकि सभी के हितों को साधना पड़ता है, तभी कोई कानून जो है बन पाता है। सरकारों में स्थायित्व नहीं रहता। मान लीजिए कोई पार्टी समर्थन दे रही है, वो अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। तो इस प्रकार सरकार स्थायी नहीं रहती। तो ये सभी क्या है? इसके नकारात्मक पक्ष हैं गठबंधन राजनीति के। अगले क्वेश्चन है 79 नंबर, गठबंधन सरकार के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक तो मान लीजिए कि जब चुनाव हुए, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो कई पार्टियां मिलकर क्या करती हैं? जो है गठबंधन सरकार बनाती हैं। दूसरा, कोई मान लीजिए ऐसी आपात की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने के लिए सारी पार्टियां एक होकर के देश का नेतृत्व करती हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, दल प्रणाली आवश्यक है? तो देखिए, दल प्रणाली लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, और कई बार राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण भी कह दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए दलीय प्रणाली जो है अत्यंत आवश्यक है। और अगला यूनिट हम जल्दी देखेंगे, यहाँ तक आप रिवीजन कर लें अच्छे से। धन्यवाद।